हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान शिखर एकेडमी। और मैं आप लोगों के लिए आज लेकर के आया हूँ क्लास 11 का एमसीक्यू। ये जो सेट है 100 एमसीक्यू का सेट है, जिसमें आप लोगों को अकाउंटेंसी का 100 क्वेश्चन दिया जा रहा है, एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो कि आप लोग का एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखें, सीखें और याद करें। आप इसको शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो बिना स्किप किए हुए इसे आप पूरा 100 क्वेश्चन का सेट देखिए। तो पहला है क्लास 11 अकाउंटेंसी का पहला क्वेश्चन, पुस्तपालन एवं लेखाकर्म की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1494, यानी कि 1494। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पुस्तपालन का अर्थ है, यानी कि बुक कीपिंग मीन्स, इसका अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब होगा टू मेंटेन बिजनेस ट्रांजैक्शन इन बुक्स, यानी कि व्यापारिक सौदों का हिसाब पुस्तकों में रखना। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जब लेखांकन सूचनाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है तब लेखांकन सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषता प्रतिबिंबित होती है? तो इसका सही जवाब है बोधगम्यता, यानी कि अंडरस्टैंडेबिलिटी। हमारा चौथा क्वेश्चन है, लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ता हैं, यानी कि लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ता कौन कौन होते हैं? तो इसका उपयोगकर्ता लेनदार, उधार देने वाले, ग्राहक, ये सभी। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आय नहीं है? यानी कि इसमें से हम लोग किसे आय नहीं कहेंगे? कमीशन प्राप्त किया, बट्टा प्राप्त किया, ब्याज प्राप्त किया, पूंजी प्राप्त किया। तो इसमें जो कैपिटल मिलता है उसको हम लोग आय नहीं कहते हैं, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा कैपिटल रिसीव्ड, यानी कि 5 का डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा व्यय नहीं है? पहला मजदूरी खाता, यानी कि वेजेज अकाउंट, दूसरा रेंट पेड, और तीसरा है हमारा एडवांस वेजेस पेड और वेजेस पेड फॉर रिपेयरिंग। तो इसका सही जवाब होगा एडवांस वेजेस पेड। ये मेरा एक्सपेंस नहीं होता है क्योंकि हमने एडवांस में पेमेंट किया है। इसके बाद हमारा अगला है, निम्नलिखित में कौन सा व्यापारिक लेन देन नहीं है? इसमें से कौन सा व्यापारिक लेन देन नहीं है? पहला ऑप्शन है, माल क्रय करने के कारण लेनदार को नगद भुगतान किया। दूसरा है, रिसीव्ड ऑर्डर टू सप्लाई गुड्स वर्थ ₹10,000। तीसरा है, फर्नीचर पर हरास काटा। चौथा है, बिजली का भुगतान किया। तो इसमें पूछा गया था व्यापारिक लेन देन नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा रिसीव्ड ऑर्डर टू सप्लाई गुड्स वर्थ ₹10,000, यानी कि 7 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक लेन देन नहीं है? पहला ऑप्शन दिया गया, व्यापार के लिए फर्नीचर खरीदा, कर्मचारियों को वेतन दिया, व्यक्तिगत खाते से पुत्र के स्कूल की फीस दी, और पुत्र के स्कूल की फीस व्यापार के पैसे से दी। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, व्यक्तिगत बैंक खाते से पुत्र के स्कूल की फीस दी, पेड सन्स स्कूल फी फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा व्यय नहीं है? इसमें से पूछा गया है कि कौन सा व्यय नहीं है, तो व्यय नहीं है क्या है? तो वो कहलाएगा आहरण, ड्राइंग। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, लाभ की आशा न करें और सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करें, इस नीति का कारण क्या है? तो इस नीति का कारण है रूढ़िवादिता की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, सतत व्यवसाय अवधारणा के अनुसार व्यवसायिक इकाई चालू रहेगी,
यानी कि अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट द बिजनेस एंटिटी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, कब तक रहेगी? तो इसका सही जवाब है, जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, अनिश्चित काल तक, अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से, इनमें से कोई नहीं। तो सतत व्यवसाय मतलब कि अनिश्चित काल तक ये चलता रहेगा। इसके बाद है हमारा, एक व्यावसायिक इकाई के जीवन काल में लेखांकन किस मूलभूत लेखांकन अवधारणा के अनुसार वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करती है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इसमें रूढ़िवादिता, मिलान, लेखांकन अवधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा लेखांकन अवधि। नेक्स्ट है हमारा, स्टॉक के मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है, कैसे किया जाता है? कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, और चौथा है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज हाइयर। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, यानी कि दोनों में जो कम होता है वही कॉस्ट माना जाता है क्लोजिंग स्टॉक का। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, गैप का पूरा नाम क्या है? गैप, GAAP, यानी कि इसका आंसर है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो 14 नंबर का होगा बी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो क्या है? तो इसका सही जवाब होगा, जैसे यहाँ ऑप्शन दिया है, लेखांकन नीति के चयन का आधार, एक इकाई द्वारा अनुसरण की जाने वाली विस्तृत लेखांकन नीतियों को समुच्चय, एक इकाई के स्थापना व प्रबंध के लिए आधार, ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा एक इकाई द्वारा अनुसरण की जाने वाली विस्तृत लेखांकन नीतियों का समुच्चय, यानी कि 15 का बी नंबर। अब आ जाइए हम लोग देखते हैं 16 नंबर, लेखांकन मानक से अभिप्राय विशिष्ट लेखांकन से है, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेफर टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग, क्या है इसका? ऑप्शन दिया गया है, प्रिंसिपल, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल, बोथ, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोनों, सिद्धांत भी है और एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल भी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लेखांकन मानक का उद्देश्य है, लेखांकन मानक का उद्देश्य है लेखांकन नीतियों को सुसंगत बनाना, वित्तीय विवरणों की अतुलनीयता को मिटाना, वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता में सुधार लाना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा टोटल, यानी कि उपयुक्त सभी। 18 नंबर क्वेश्चन है, दोहरा लेखा प्रणाली के जनक लुकस पेसियोली निवासी थे, कहाँ के निवासी थे? तो इटली के निवासी थे। लुकस पेसियोली की डी कम्पिटिस्ट स्क्रिप्चर्स राइज नामक पुस्तक किस सन में प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही जवाब है बी नंबर, 1494। पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ है, दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, लेखा पुस्तकों को दो सेट्स में प्रविष्टि, एक ही लेन देन के दो पहलुओं की प्रविष्टि, दो तिथियों पर लेखा करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, एक ही लेन देन के दो पहलुओं की प्रविष्टि करना। उसके बाद है दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो इसके जन्मदाता है लुकस पेसियोली। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, लेखांकन के उपार्जन के आधार के अंतर्गत व्ययों का लेखा किया जाता है, लेखांकन के उपार्जन। तो इसका ऑप्शन दिया गया है, भुगतान किए जाने पर, व्यय देय होने पर, ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है व्यय देय होने पर, यानी कि बी नंबर। इसके बाद अगला है, नगद विक्रय के लिए प्रयोग किया जाने वाला मूल प्रलेख क्या है? तो नगद विक्रय के लिए हम लोग जो प्रलेख यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैश मेमो। तो 23 नंबर का होगा आपका ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन मूल प्रलेख नहीं है? इनवॉइस एंड बिल, कैश बुक, डेबिट नोट और कैश रिसिप्ट। तो इसका सही जवाब होगा कैश बुक।
25 नंबर क्वेश्चन देखिए, विक्रय बही में प्रविष्टि के लिए स्रोत प्रलेख का प्रयुक्त प्रमाणक कौन है? विक्रय बही में प्रविष्टि के लिए स्रोत प्रलेख का प्रयुक्त प्रमाणक है प्राप्त बीजक, भेजा गया क्रेडिट नोट, प्राप्त डेबिट नोट। तो इसका सही जवाब होगा भेजा गया बीजक, यानी कि इनवॉइस सेंट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन का नगदी क्रय कुल संपत्तियों को घटाता है, कुल संपत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं करता, कुल संपत्तियों में वृद्धि करता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा कुल संपत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं करता है, क्योंकि मशीन खरीदने से मशीन आएगा मतलब एसेट्स बढ़ेगा, और कैश हमारे पास से जा रहा है इसका मतलब कैश घटेगा। तो बात हो गया बराबर, इसलिए इसका सही जवाब होगा बी नंबर। लेखांकन समीकरण पुष्ट होता है, लेखांकन समीकरण किससे पुष्ट होता है? कैपिटल इक्वल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटीज, लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल माइनस एसेट्स, कैपिटल इक्वल टू नेट एसेट्स, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स प्लस प्रॉफिट। और तो इसका सही जवाब होगा 27 नंबर का सी, कैपिटल इक्वल टू नेट एसेट्स। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, संपत्तियों और देयताएं बढ़ जाती है, यानी कि संपत्ति भी बढ़ता है और लायबिलिटीज भी बढ़ जाता है। किससे? ड्रॉइंग ऑफ ऑनर, परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट, बाय प्रॉफिट, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब होगा बाय परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है, डेबिट इनमें से क्या संकेत देता है? डेबिट इनमें से क्या संकेत देता है? संपत्ति में वृद्धि, दायित्व में कमी, पूंजी में कमी, ये सभी। तो इसमें होगा ये सभी। बैंक अधिविकर्ष खाता है, क्या है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसके बाद है नियम, द रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स रिलेट्स टू, ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है नॉमिनल अकाउंट से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32 नंबर, स्वामी का खाता प्रोप्राइटर्स अकाउंट इज, प्रोप्राइटर्स अकाउंट क्या है? रियल, नॉमिनल, पर्सनल या नन ऑफ दिस। तो ये होगा पर्सनल अकाउंट, यानी कि 32 का सी। इसके बाद है डेबिट का आशय है, डेबिट का मतलब क्या होता है? संपत्ति में वृद्धि, दायित्व में वृद्धि, स्वामी की समता में वृद्धि, संपत्ति में कमी। तो इसका सही जवाब है ए नंबर, संपत्ति में वृद्धि। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मुन्ना को नगद बेचे गए माल के लिए डेबिट किया जाता है। मुन्ना को हम नगद माल बेच रहे हैं, उधार नहीं, नगद में माल बेच रहे हैं, तो नगद माल बेचेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा, इसलिए इसमें हो जाएगा कैश अकाउंट। अगला क्वेश्चन है, फर्नीचर की ढुलाई के लिए भाड़ा दिया, इसके लिए कौन सा खाता डेबिट होगा? हम लोग फर्नीचर खरीद करके कहीं से लेकर के आ रहे हैं और उसमें हमको भाड़ा देना पड़ा, तो इसलिए कौन सा डेबिट होगा? तो इसमें हम लोग डेबिट करेंगे फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि लाने में जो भाड़ा लगता है उसको फर्नीचर के साथ ही जोड़ दिया जाता है, यानी कि एसेट्स के साथ जोड़ देते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा सी। फर्नीचर बनाने के लिए मजदूरी भुगतान किया, कौन सा खाता डेबिट होगा? फर्नीचर बनाने के लिए हम लोग मजदूरी दे रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट, यानी कि 36 का डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मोहन को वेतन दिया गया, किस खाते को डेबिट किया जाएगा? किस खाते को डेबिट किया जाएगा? तो इसमें हो जाएगा सैलरी अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा, टोना से नगद माल खरीदा, इसके लिए क्रेडिट किया जाएगा। टोना से नगद माल खरीदा, इसके लिए क्रेडिट किया जाएगा, कौन सा अकाउंट? इसमें हो जाएगा टोना अकाउंट। और आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें लिखा है 20% व्यापारिक बट्टा एवं 5% नगद बट्टा पर 10,000 रुपया नगद भुगतान देकर माल क्रय किया, बट्टा खाता में कितने रुपये क्रेडिट किया जाएगा? तो यहाँ पर पूछा है डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा जिसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा परचेज प्राइस है उसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया जाता है।
तो 10,000 का 20% माइनस करेंगे 2,000, तो हमारा बैलेंस बचेगा 8,000, और 8,000 का 5% निकालेंगे कैश डिस्काउंट, तो 8,000 का 5% हो जाएगा 400, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा 400। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वामी द्वारा माल लेने पर किस खाता को क्रेडिट किया जाएगा। यानी कि जो स्वामी हैं, कंपनी के मालिक जो हैं, उन्होंने बिजनेस से कुछ माल निकाल करके अपने पर्सनल यूज के लिए ले करके गए, तो उसके लिए हम लोग कौन सा खाता क्रेडिट करेंगे, तो परचेज अकाउंट। इसके बाद है जीएसटी का अर्थ है, जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसका आंसर होगा बी नंबर। इसके बाद है राज्य के अंदर लेन देन की दशा में लगाया जाता है। राज्य के अंदर अगर हम लोग लेन देन करते हैं तो उसमें क्या लगाएंगे, तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो इसका आंसर होगा ए नंबर। उसके बाद है सीजीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित जीएसटी की दरें हैं, कौन सी दरें हैं, तो इसकी दरें हैं 5%, 12%, 18% और 28%, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा 43 का ए। खाते के दाएं पक्ष को कहा जाता है, खाते के दाएं पक्ष को क्या कहते हैं हम लोग, तो उसके दाएं पक्ष को कहते हैं क्रेडिट पक्ष। इसके बाद है बैंक खाते का डेबिट शेष बताता है। बैंक में अगर हमारा डेबिट शेष है, बैंक खाते का डेबिट शेष है, तो इसका मतलब क्या बता रहा है, अमाउंट पेबल टू द बैंक, लोन गिवन बाय द बैंक, कैश बैलेंस इन बैंक, या नन ऑफ दिस, तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, कैश बैलेंस इन बैंक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अवास्तविक खाते में डेबिट शेष यानी कि द डेबिट बैलेंस इन नॉमिनल अकाउंट इज शो, क्या शो करेगा, एक्सपेंसेस शो करेगा, तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर। व्यक्तिगत खाते में जमा शेष प्रदर्शित करता है, द क्रेडिट बैलेंस इन पर्सनल अकाउंट, अमाउंट पेबल, अमाउंट रिसीवेबल, गेन, तो इसका सही जवाब होगा अमाउंट पेबल, 47 का ए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋणी तथा धनी मदों को रोजनामचा से उनके खातों में खाता बही में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया जानी जाती है, क्या जानी जाती है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स फ्रॉम जर्नल टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट इन द लेजर इज टर्म्ड एज, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग, इसका सही जवाब होगा 48 का ए। नेक्स्ट है हमारा, प्राप्त चेक लेकिन अगले दिन जमा किया जाता है को लिखा जाता है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, यानी कि इसका जवाब होगा ए नंबर। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, बैलेंस ऑफ पिटी कैश बुक इज, यानी कि पिटी कैश का बैलेंस क्या कहलाता है, तो ये कहलाएगा एसेट्स, तो इसलिए इसका सही जवाब है 50 का सी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिए ताकि हमें प्रोत्साहन भी मिले। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैंक अधिविकर्ष क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, लोन अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या नन ऑफ दीज है, तो ये हमारा होता है लोन अकाउंट, यानी कि 51 का ए। नेक्स्ट है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इंडिकेट्स, यानी कि बैंक में आपका क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, तो ये क्या बताएगा, डिपॉजिट विद बैंक, ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, तो इसका सही जवाब होगा ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक। नेक्स्ट है हमारा, रोकड़ बही के बैंक खाने का नाम शेष प्रकट करता है, रोकड़ बही का के बैंक खाने का नाम शेष यानी कि डेबिट शेष, डेबिट बैलेंस क्या बताता है, ये बताता है हमारा डिपॉजिट। नेक्स्ट है, विक्रय वापसी रोजनामचा का आवधिक योग किस खाते में प्रविष्ट किया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन है सेल्स अकाउंट, गुड्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, तो इसका सही जवाब होगा आपका 54 का डी नंबर, सेल्स रिटर्न अकाउंट। क्रय बही का उपयोग किसके अभिलेखन हेतु किया जाता है, क्रय बही का उपयोग सभी उधार क्रयों, माल के समस्त क्रयों,
या माल के सभी उधार क्रयों, माल को छोड़कर संपत्तियों के सभी उधार क्रयों। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, माल के सभी उधार क्रयों के लिए। इसके बाद है विक्रय वापसी पुस्तक का प्रयोग किसके अभिलेखन के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखिए, हिंदी में लिखा है विक्रय वापसी और इंग्लिश में लिखा हुआ परचेज रिटर्न बुक। तो हम लोग यहाँ परचेज रिटर्न बुक लेके चलेंगे, विक्रय वापसी नहीं। तो परचेज रिटर्न बुक इज यूज टू रिकॉर्ड, इसमें हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर है उधार क्रय किए गए माल की वापसी। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट है हमारा 57, मुख्य रोजनामचे का प्रयोग किसके अभिलेखित करने के लिए किया जाता है। मुख्य रोजनामचा, तो ऑप्शन दिया है ऑल कैश परचेज ऑफ एसेट्स अदर देन गुड्स, नहीं। उसके बाद है ऑल कैश सेल्स, ये भी नहीं होगा, कैश से रिलेटेड नहीं होता उसमें। उधार रिटर्न ऑफ फिक्स्ड एसेट्स परचेज ऑन क्रेडिट, और एक है रिकवरी ऑफ एन अमाउंट ऑलरेडी रिटेन ऑफ एज बैड डेट्स। तो इसका सही जवाब होगा आपका सी नंबर, उधार खरीदी गई स्थायी संपत्ति की वापसी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मूल प्रविष्टि की पुस्तक है तथा खाता बही का भाग भी है। मूल प्रविष्टि, तो इसका सही जवाब है कैश बुक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मुख्य रोजनामचा में लिखा जाता है। ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश डिस्काउंट अलाउड, ओपनिंग एंट्री। तो इसका सही जवाब होगा ओपनिंग एंट्री, यानी कि 59 का डी। नेक्स्ट है हमारा 60 नंबर, ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स, इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, इज नॉट यूज्ड टू फाइंड नेट अमाउंट। लेखांकन के मुख्य उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट है हमारा, जब ग्राहकों की रोकड़ पुस्तक के बैंक खाते का शेष डेबिट बाकी प्रदर्शित करता है तो बैंक की पुस्तकों में ग्राहक का खाता निश्चय ही दिखाई देना चाहिए। क्या दिखाई देना चाहिए, तो इसमें दिखाई देगा एक क्रेडिट बैलेंस, यानी कि 61 का सी। इसके बाद हमारा अगला है बैंक समाधान विवरण इनके द्वारा तैयार किया जाता है। तो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये बनाया जाता है बिजनेसमैन के द्वारा, यानी कि व्यवसायी के द्वारा। उसके बाद पासबुक एक प्रतिलिपि है। पासबुक किस चीज़ का प्रतिलिपि है, एक कस्टमर अकाउंट इन द बैंक्स बुक्स, दूसरा कैश बुक रिलेटिंग टू बैंक कॉलम, उसके बाद फॉर्म रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, नन ऑफ दीज। तो ये हमारा क्या है, एक कस्टमर अकाउंट इन द बैंक बुक्स, 63 का ए होगा। इसके बाद हमारा तलपट का मिलान बताता है। तलपट का मिलान क्या बताता है, ट्रायल बैलेंस अगर मिल गया तो क्या बताएगा, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स बताता है। उसके बाद छूट जाने वाली अशुद्धियाँ मिलान को प्रभावित करती है। जो छूट गया तो क्या प्रभावित करती है वो, तो नाइदर ऑफ द टू, यानी कि दोनों में से किसी को प्रभावित नहीं करती है, ना बैलेंस शीट को ना ट्रायल बैलेंस को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। तलपट एक खाता है, आर्थिक चिट्ठा का डेबिट एवं क्रेडिट शेष होता है, तलपट खाता की अंकगणितीय शुद्धता जानने के लिए बनाया जाता है, भवन मरम्मत के लिए किए गए भुगतान का लेखा भवन खाते में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है तलपट खाता की अंकगणितीय शुद्धता जानने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, खतौनी करने के क्रम में खतौनी करने के समय एक शून्य छूट जाना किस प्रकार की अशुद्धि कही जाएगी, तो ये कहलाता है भूल की अशुद्धि, एरर ऑफ ओमिशन। इसके बाद ह्रास क्या है, तो ह्रास एक प्रावधान है, एक्सपेंस भी नहीं है, इनकम भी नहीं है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा प्रोविजन। उसके बाद है स्ट्रेट लाइन विधि से ह्रास की गणना की जाती है। स्ट्रेट लाइन यानी कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं इसको हम लोग, या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोला जाता है। तो इसमें आप डिप्रिसिएशन किस पर लगाएंगे, तो इसमें डिप्रिसिएशन लगाया जाता है ओरिजिनल कॉस्ट पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 70 नंबर,
घटते हुए शेष विधि से ह्रास की गणना की जाती है, यानी किस पर की जाती है? रिटेन डाउन वैल्यू पर। मशीन पर ह्रास किस स्थिति से शुरू होती है? तो मशीन पर ह्रास उस समय से शुरू होगी जब हम उसको यूज करना शुरू करते हैं, जैसे इट इज पुट टू यूज, तो 71 का होगा बी। प्रोविजन आर, प्रोविजन क्या है? तो प्रोविजनल एक इंटरनल ट्रांजैक्शन होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा बी नंबर। पूंजीगत प्राप्तियों से बने संचयों को कहा जाता है, यानी कि रिजर्व अराइजिंग फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट आर नोन एज, इसे बोला जाता है रिजर्व फंड, रिजर्व फंड। इसके बाद है पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय की तरह प्रविष्टि करने पर क्या बढ़ जाता है? तो इससे हमारा बढ़ जाता है सीक्रेट रिजर्व, तो इसका 74 का आंसर होगा सी। 75, जो बिल लिखता है उसे कहा जाता है, जो बिल लिखता है उसे हम लोग कहते हैं ड्रोवर। विनिमय बिल किसके द्वारा लिखा जाता है? तो विनिमय बिल लिखा जाता है क्रेडिटर के द्वारा, लेनदार, यानी कि जो पैसा लेगा वही उस बिल को तैयार करता है। नेक्स्ट हमारा, जब भुनाया हुआ बिल अप्रत्याशित होता है तो लेखक जमा करता है, यानी कि जब हमारा डिस्काउंटेड बिल डिजॉनर हो गया तो क्या हम करेंगे? क्रेडिट में क्या लिखेंगे? तो वहां लिखा जाएगा आपका बैंक अकाउंट। एक विनिमय बिल में कितने पक्ष होते हैं? तो एक विनिमय बिल में 3 पक्ष होते हैं, तो इसका सही जवाब है बी। तलपट के न मिलने पर राशि को अस्थायी रूप से रखा जाता है। कहाँ रखते हैं हम लोग उसको रखते हैं सस्पेंस अकाउंट में। नेक्स्ट है हमारा 80 नंबर, अंतिम खातों के निर्माण के बाद नाम मात्र खाते से संबंधित अशुद्धियों का सुधार किया जाता है। कहाँ सुधार किया जाता है? तो इसका सुधार होता है इन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, यानी कि 80 का बी नंबर। नेक्स्ट है 81, डेबिटिंग एज अकाउंट इंस्टेड ऑफ बी अकाउंट इज एन एरर ऑफ, यानी कि हम लोगों ने ए के जगह पर नहीं बी के जगह पर ए का खाता को डेबिट कर दिया, तो ये किस तरह का गलती है? भूल चूक की, लेखा संबंधी या सिद्धांत की, या इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा लेखा संबंधी, कमीशन। चिट्ठा है क्या है? ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, इसका सही जवाब होगा ए नंबर। लाभ हानि खाते का जमा अधिक को कहा जाता है, यानी कि द एक्सेस ऑफ क्रेडिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? तो नेट प्रॉफिट बोलेंगे, यानी कि आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट में कम है, तो कहलाता है नेट प्रॉफिट। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इज सो इन, यानी कि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिखाया गया है, तो उसे कहाँ दिखेंगे हम लोग? तो उसे हम लोग लिखते हैं बैलेंस शीट में, तो 84 का होगा सी। 85, तलपट में दिया गया पूर्वदत्त व्यय निम्न में दिखाया जाता है, यानी कि अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया गया है तो उसे हम लोग कहाँ दिखाएंगे? तो उसे दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है, पिछले वर्ष के अंतिम रहतिया का मूल्यांकन 50,000 रुपये से अधिक किया गया, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? पिछला साल आपने क्या किया? क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा लिख दिया, तो क्या हो जाएगा? लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा और करंट ईयर का प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा पूर्व वर्ष में लाभ बढ़कर दिखेंगे और इस वर्ष के लाभ कम दिखेंगे, तो 86 का होगा ए नंबर। नेक्स्ट है हमारा, बीमा कंपनी द्वारा आग से माल की हानि पर पूरा दावा स्वीकार किया गया, उसे कहाँ लिखा जाएगा? किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा? तो इसे हम लोग क्रेडिट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट हमारा, अंतिम खाते में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो इसमें इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है हमारा, प्रत्येक समायोजन का लेखा होना चाहिए, तो प्रत्येक यानी कि जो भी हमारा एडजस्टमेंट होता है उसे हम लोग कहाँ कहाँ लिखते हैं? तो यहाँ याद रखिएगा कि हम लोग जितना भी एडजस्टमेंट होता है उसका एंट्री 2 जगह किया जाता है, यानी कि 2 प्लेसेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, अप्राप्य व संदिग्ध ऋणों के लिए संचित किया जाता है किस पर? तो डेटर पर।
तो इसका सही जवाब होगा 90 का बी। इसका 91, समायोजन के वे व्यय जो संबंधित मदों में से घटाए जाते हैं और संपत्ति के रूप में दिखाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि पहले ही खर्च का पेमेंट कर दिया गया। तो इसका सही जवाब हो गया बी। 92, तलपट में दिया गया अंतिम स्टॉक निम्न में दिखाया जाता है। ट्रायल बैलेंस में जो क्लोजिंग स्टॉक दिया है उसे हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो 92 का हो जाएगा सी। 93, प्रोविजन इज एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट, चार्ज ऑन प्रॉफिट, ठीक है। सी में हो जाएगा बोथ और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, चार्ज ऑन प्रॉफिट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पूर्वदत्त किराया किसके रूप में दिखाया जाता है? तो पूर्वदत्त किराया दिखाया जाता है करंट एसेट्स के रूप में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, संपत्तियों का दायित्वों पर अधिक क्या कहलाता है? संपत्ति ज़्यादा है और लायबिलिटीज कम है, तो इसे हम लोग कहते हैं कैपिटल। नेक्स्ट है 96, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स प्लस कैपिटल, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस कैपिटल, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और डी में दिया है कैपिटल इक्वल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटीज। इसका सही जवाब होगा सी नंबर, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपूर्ण लेखा प्रणाली हिसाब किताब की, यानी कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, ये क्या है? ये एक अपूर्ण प्रणाली है, यानी कि इसका हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद है हार्ड कॉपी प्रिंटर। हार्ड कॉपी प्रिंटर क्या है? तो एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, कंप्यूटरीकृत लेखांकन के लाभ हैं। इसका लाभ क्या है? क्विकली, एक्यूरेसी, रिलेवेंस, ये सभी। जिसका आंसर होगा ये सभी। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो इसका सही जवाब है 1024 बाइट्स। तो ये था आपका 100 क्वेश्चन, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे ज़रूर पढ़ें और बिना स्किप किए हुए देखें हैं अगर आप, तो आपको ज़रूर इतना याद हो गया होगा और आप आराम से एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। धन्यवाद।